हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और अब हम करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको गुप्तकालीन जो भी शासक थे उनके बारे में डिटेल में बता दिया था। अब इस लेक्चर में हम प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, गुप्तकालीन जो प्रशासन था ये क्या था, मौर्य प्रशासन की अपेक्षा अधिक विकेंद्रीकृत था। मतलब जो मौर्य काल में शासन था वो कहाँ था, अत्यधिक केंद्रीकृत था। लेकिन जो गुप्तकालीन शासन था इसमें क्या था, जो प्रांतीय अधिकारी थे और सामंत, इनको अधिक अधिकार प्राप्त थे। मतलब इनका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। गुप्तकालीन जो प्रशासन है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है वो देखते हैं। जैसे शासकों के बारे में मैंने आपको सारे शासकों के साथ में बताया था कि किस किस शासक की जानकारी हमें कहाँ से मिली है। ठीक है, वैसे ही अब देखते हैं कि प्रशासन के बारे में। तो प्रशासन के बारे में हर शासक की जो जानकारी मिली है उनके प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिली है। तो वो किससे मिली है, एक तो प्रयाग प्रशस्ति है, भितरी स्तंभलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, दामोदरपुर ताम्रपत्र है, गुप्तकालीन मुद्राएं हैं और फाहियान का जो विवरण है। इस सबसे हमें गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख अधिकारी हैं जो बेसिकली इनके टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे सीधे सीधे इनके नाम पे ही पूछ लिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और है, अगर आपको इन नोट्स की या जो एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं उनके पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पे उन सबके पीडीएफ नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे। सबसे पहले आता है कुमारामात्य। कुमारामात्य क्या था, ये राजा का विश्वसनीय सलाहकार होता था। ठीक, दूसरा क्या है, संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक क्या था, ये विदेश नीति और संधियों का अधिकारी था। ये युद्ध और शांति संबंधी मामलों का क्या करता था, दायित्व निभाता था। और हरिशेर जो है वो इस पद पर कार्यरत थे। तो कौन कार्यरत थे, हरिशेर कार्यरत थे। अब नेक्स्ट आता है आपका महादंड नायक। जो महादंड नायक, देखिए दंड देने का अधिकार किसको होता है, न्यायपालिका का होता है। तो जो न्यायिक अधिकार होते थे वो किसको प्राप्त थे, महादंड नायक को प्राप्त थे। ठीक है, दूसरा क्या है, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत क्या था, ये सेना का प्रमुख अधिकारी होता था और ये क्या करता था, सैन्य संगठन, इसका सैन्य का संगठन और उसका संचालन कर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। महाप्रतिहार। महाप्रतिहार क्या करता था, ये राजमहल की सुरक्षा का प्रमुख अधिकारी था। राजा के प्रवेश और राजकीय समारोह की व्यवस्था ये करता था। नेक्स्ट आता है आपका महाछपटलिक। महाछपटलिक क्या है, राजकीय अभिलेखों और दस्तावेजों का प्रमुख अधिकारी था। जो भूमिदान संबंधी अभिलेख हैं इनका संरक्षण कौन करता था, महाछपटलिक ही करता था। मतलब जो भूमि अभिलेख होते थे उनको सुरक्षित रखने का काम किसका था, महाछपटलिक का था। ठीक है, अब देखिए, प्रांतीय प्रशासन करवाने से पहले एक दो टर्म्स और हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक तो आपका आता है, क्या नाम है, पुस्तपाल। पुस्तपाल। अब देखिए, पुस्तपाल क्या होता था, कार्यालय के अभिलेखों को जो सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था वो क्या था, पुस्तपाल था। दूसरा क्या आता है आपका, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी क्या था, ये महाजनों का प्रमुख होता था। और तीसरा आता है आपका सार्थवा। ठीक है, सार्थवा कौन होता था, ये व्यापारियों का प्रधान होता था। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन की अगर बात की जाए तो जो साम्राज्य था विशाल होता था। अब इतने विशाल साम्राज्य का प्रशासन चलाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। सेम यही क्या था, अगर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना हो तो एक बड़े साम्राज्य को क्या करते थे, छोटे छोटे हम प्रांतों में बांट लेते थे और उनका अलग अलग से प्रशासन किया जाता था। तो क्या था, जब जो इनको प्रांतों को विभाजित किया गया तो प्रांतों को क्या कहते थे, भुक्ति कहा जाता था। ये भुक्तियों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था,
उपरिक कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, उपरिक क्या है? ये प्रांत का अधिकारी है। ठीक, अब देखिए प्रशासनिक इकाइयों की अगर बात की जाए तो गुप्त प्रशासन की जो प्रमुख इकाइयां थी वो क्या क्या थी? सबसे पहले तो साम्राज्य था। साम्राज्य किस में बटा था? भुक्ति में। भुक्ति किसको कहते थे? प्रांत को कहते थे। ठीक है, भुक्ति किस में बटा था? विषय में। विषय मतलब जिला हो गया। और विषय जो है वो किस में बटा हुआ था? बीथी या पेठ में। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? उपजिला कहा जाता था। और बीथी और पेठ जो है वो डिवाइड था आपका ग्राम में। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। भुक्ति, सबसे पहले तो भुक्ति जो है वो गुप्त साम्राज्य की क्या थी? सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। इसके अधिकारी को क्या कहा कहते थे? उपरिक कहते थे। और उपरिक की जो नियुक्ति थी वो कौन करता था? राजा करता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विषय। विषय क्या था? भुक्ति के अंतर्गत अनेक विषय यानी कि जिले होते थे और जिले का अधिकारी कौन होता था? विषयपति होता था। ठीक है, अब देखिए बीथी, बीथी या पेठ जिसको कहते थे। बीथी क्या था? विषय के अंतर्गत मैंने बताया ही छोटी प्रशासनिक इकाइयां होती थी। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कहीं बीथी कहा जाता था, कहीं पर पेट कहा जाता था इसको। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है ग्राम प्रशासन। अब ग्राम प्रशासन की अगर बात की जाए तो जो गांव था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था। ठीक है, और इसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामिक या फिर ग्रामाध्यक्ष कहलाता था। या इसी को क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। क्या कहते थे? महत्तर भी कहते थे। ठीक, ग्राम प्रशासन में स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, और जो ग्रामिक या फिर ग्रामाध्यक्ष या महत्तर जो था, इनकी सहायता के लिए क्या होती थी? एक ग्राम पंचायत होती थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए बात करते हैं हम स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन की अगर बात की जाए तो गुप्त काल में स्थानीय संस्थाओं का पर्याप्त विकास हुआ था और नगरों और ग्रामों में क्या था? स्थानीय समितियां जो थी वो काम करती थी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका नगर प्रशासन। अब नगर प्रशासन कैसा था? नगर का जो प्रमुख अधिकारी था इसे क्या कहा जाता था? नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। और इसकी सहायता के लिए क्या होता था? अलग अलग वही समितियां टाइप की बनी हुई थी जिन्हें सार्थवा कहा जाता था, ये व्यापारी प्रमुख था। ठीक है, प्रथम कुलिक ये शिल्पकारों का प्रमुख होता था। और प्रथम कायस्थ ये क्या था? ये लेखाधिकारी का प्रमुख होता था। इन अधिकारियों का उल्लेख जो है वो हमें किस में मिलता है? दामोदरपुर ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनके नाम ध्यान रखेंगे। नगर श्रेष्ठी क्या था, सार्थवा क्या थे, प्रथम कुलिक क्या था, या प्रथम कायस्थ क्या था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था कैसी थी? राजा जो होता था वो क्या था? सर्वोच्च न्यायाधीश था और इसके अधीन विभिन्न स्तरों पर न्यायालय कार्यरत थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च न्यायाधीश था वो कौन था? राजा होता था। इसके अलावा बात करें सेना की तो सेना में क्या थे? गुप्त सेना जो थी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती थी। इसके मुख्य अंग क्या थे? गुप्तों की जो सेना रही है वो क्या थी? सबसे ज्यादा शक्तिशाली रही। अब शक्तिशाली क्यों रही है? ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रही। कौन कौन थे? पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, हाथी सेना थी इनकी। ठीक है, रथ सेना थी। ठीक है, पर रथ सेना का जो महत्व था वो पहले के मुकाबले अब क्या था? गुप्तों के टाइम में कम हो गया था। जो घुड़सवार सेना थी इसका महत्व बढ़ गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। कर व्यवस्था कैसी थी? कर क्या है? कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमी ही हर चीज के लिए बेसिक चीज, नीड क्या है? पैसा है किसी भी चीज के लिए। तो कर व्यवस्था जो है वो क्या थी? गुप्त शासन की जो आय का मुख्य स्रोत था वो क्या था? कर ही था। हर शासन काल में जो आय का स्रोत रहा है वो क्या रहा है? कर ही रहा है। भूमि कर जो है वो राज्य की सबसे बड़ी आय थी और भूमि कर सामान्यतः उपज का कितना होता था? छठा भाग होता था। ठीक है, और ये क्या था? ये स्थान हो या फिर परिस्थितियां, अगर बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता था? बदल दिया जाता था। गुप्त काल में ब्राह्मणों, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान देने की परंपरा
ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और यही आगे चलकर इसने क्या किया, सामंतवाद की प्रवृत्ति को मजबूत किया। कर व्यवस्था में क्या था, एक चीज और टर्म याद रखेंगे आप, भाग। एक तो भाग है और दूसरा है भोग। तो भाग क्या होता था, जो राजा होता था वो क्या माना जाता था कि भूमि का स्वामी है, ठीक है। और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग का अधिकारी होता था। अब कोई अगर किसी चीज का, जो कोई फैक्ट्री है उसका उत्पादन, अगर कोई स्वामी है तो क्या करेगा, उत्पादन का एक हिस्सा उसका होगा ना। तो यही जो भाग था उत्पादन का, वो क्या कहलाता था, भाग कहलाता था, ठीक है। और भोग क्या होता था, राजा को हर दिन क्या होता था, भेंट के रूप में फल फूल सब्जी ये सब दिए जाते थे। इस सब को क्या कहते थे, भोग कहते थे, मतलब भोग चढ़ाया जाता था राजा को। ऐसे ही आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका भूमि व्यवस्था। भूमि व्यवस्था कैसी थी, जो भूमि थी वो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। भूमि के प्रकार क्या थे, एक तो कृषि भूमि होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी चारागाह भूमि होगी और वन भूमि भी होगी। तो 3 टाइप की ये हमारे पास भूमियाँ थी। इसके अलावा और क्या था, एक बंजर भूमि आती है, कुछ भूमि ऐसी भी होगी जो किसी काम नहीं आ रही होगी, ठीक है। राजा को क्या माना जाता था, भूमि का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था, किंतु कृषक जो है वो भूमि की खेती करते थे। अब देखिए, जो सर्वोच्च स्वामी था वो तो कौन था, राजा था। और राजा खुद थोड़ी खेती करता था, तो भूमि पर खेती कौन करता था, कृषक करते थे। क्लियर। अब देखिए एक चीज और है, गुप्त काल में जो भूमि संबंधी कर थे, इनकी संख्या जो थी वो बढ़ गई थी, ठीक है। और जो वाणिज्यिक कर थे, इनकी संख्या थी क्या थी, घट गई थी। मतलब व्यापार वगैरह जो करने वाले थे, उद्योग धंधे वाले थे, इनकी जो करों की संख्या थी वो कम कर दी गई थी, और कृषि पर या भूमि से जुड़े हुए काम करने वालों पर करों की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट एक टर्म आता है आपका ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण, ठीक है। ध्रुवाधिकरण क्या था, ये जो भूमि कर होता था उसका संग्रह करता था ध्रुवाधिकरण। और महाछपटलिक मैंने आपको पहले बता ही दिया है, भूमि अभिलेखों को ये क्या करता था, महाछपटलिक ये सुरक्षित रखता था, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम उद्योग की। वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। सूती और रेशमी वस्त्र जो थे वो विदेशों तक फेमस थे, ठीक है। अब वस्त्र निर्माण के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे, आपका वाराणसी था, मथुरा था, उज्जैनी था और क्या था, पाटलिपुत्र था। क्लियर। चलिए अब देखते हैं श्रेणियाँ। श्रेणियाँ क्या थी, गुप्त काल में जो व्यापारी थे और शिल्पकार थे, इनके संगठनों को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। और ये जो श्रेणियाँ होती थी, वो कई श्रेणियाँ जो है वो बैंक की तरह भी काम करती थी, ठीक है। तो बैंक की तरह कौन काम करती थी, श्रेणी करती थी। बात करते हैं हम श्रेष्ठी की। श्रेष्ठी क्या था, श्रेष्ठी जो था वो व्यापारियों का प्रमुख क्या कहलाता था, श्रेष्ठी कहलाता था। वे व्यापारिक गतिविधियों के साथ और क्या करते थे, धार्मिक कार्यों में भी क्या करते थे, दान देते थे। क्लियर हो गया। इसके अलावा आता है आपका व्यापार। व्यापार की अगर बात करें तो जो गुप्त काल था इसमें आंतरिक और विदेशी दोनों टाइप के व्यापार होते थे, ठीक है। अगर प्रमुख व्यापारिक नगरों की बात की जाए तो पाटलिपुत्र था, उज्जैनी था, मथुरा था, वाराणसी था, ताम्रलिप्ति था, ठीक है। ये सारे जो थे वो प्रमुख व्यापारिक नगर थे। एक चीज और है, जो गुप्त काल में भारत का अधिकांश व्यापार होता था वो किसके साथ होता था, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होता था, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। मुद्रा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो मुद्रा व्यवस्था में हमने देखा है, हर शासक के बारे में जब पढ़ा उस टाइम हमने देखा कि शासकों ने, जो गुप्त शासक थे, इन्होंने स्वर्ण की मुद्राएं भी जारी की है, रजत मुद्राएं भी जारी की है, और क्या की है, ताम्र मुद्राएं भी जारी की है। नेक्स्ट आता है आपका सती प्रथा। सती प्रथा का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, तो सती प्रथा का जो पहला प्रमाण है प्रारंभिक, वो हमें गुप्त काल में ही मिलते हैं, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध जो अभिलेखीय प्रमाण मिला है वो किस अभिलेख में मिला है, एरड़ अभिलेख में मिला है। और ये कब का है, 510 ईस्वी से प्राप्त होता है, जो उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। उत्तर गुप्त काल का है ये, ठीक। अब देखिए,
इस अभिलेख के अनुसार इसमें क्या कहा गया है कि भानुगुप्त ठीक है। भानुगुप्त जो था ये मालवा का शासक था, ठीक है। इसका मित्र था, क्या नाम था? गोपराज, ठीक है। गोपराज जो था वो हूणों के साथ युद्ध में मारा गया था और इसकी जो पत्नी थी वो इसके साथ शहीद हो गई थी, ठीक है, सती हो गई थी। क्लियर। अब बात करते हैं हम भाषा की। गुप्त काल में संस्कृत जो है वो राजकीय और साहित्यिक भाषा के रूप में इसको सबसे ज्यादा उत्कर्ष हुआ इसका। प्राकृत और स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग होता था, लेकिन मेन जो थी वो क्या थी? आपकी संस्कृत थी। तो अगर राजकीय भाषा की बात की जाए कि गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी, तो कौन सी होगी? संस्कृत होगी। नेक्स्ट आता है आपका गुप्तकालीन जो धर्म था, साहित्य और विज्ञान में क्या प्रगति हुई उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, गुप्त काल जो था वो भारतीय इतिहास का सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस समय चाहे धर्म हो, साहित्य हो, दर्शन है, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा या विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। और संस्कृत भाषा जो थी वो क्या थी? अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। बात करें अगर हम धर्म की, तो गुप्तकालीन जो धर्म था वो कैसा था? तो मुख्यतः जो गुप्त शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अधिकांश गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की है। यद्यपि वे वैष्णव थे, फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अब देखो, गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था। इसको ध्यान रखेंगे। तो गुप्तों का राजकीय चिन्ह क्या है? गरुड़ है। गुप्त काल में शैव धर्म का भी व्यापक विकास हुआ है। देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण की है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही धर्म पे टिक गए थे, ठीक है। शैव धर्म का भी विकास हुआ, सूर्य पूजा का भी इसी टाइम विकास हुआ है। मंदसौर और अन्य क्षेत्रों से सूर्य मंदिर के प्रमाण हमें मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म का संरक्षण जारी रहा। महायान शाखा जो है वो अधिक लोकप्रिय रही है। नालंदा जैसे महाविहारों का विकास जो है वो कब हुआ? इसी काल में हुआ है, ठीक है। नालंदा महाविहार का विकास किसने करवाया था, स्थापना? वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, जब मैं शासक पढ़ा रही थी उस टाइम पे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके इसे बताएंगे। जैन धर्म का भी विकास हुआ। विशेषकर पश्चिम भारत में जैन धर्म के जो अनुयायी थे इनकी संख्या अधिक थी। तो जैन धर्म मेनली भारत के किस भाग में विकास हुआ? पश्चिम भाग में विकास हुआ। अब हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य का ये क्या है? स्वर्ण युग कहा जाता है। राजकीय अभिलेख हो, चाहे प्रशस्तियां हो, और अधिकांश साहित्य जो है वो हमें किस में मिले हैं? संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। नेक्स्ट आता है हम जो रचनाकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कालिदास की। कालिदास जो है वो गुप्त काल के महानतम कवि और नाटककार रहे हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर कालिदास की रचनाओं की बात की जाए तो महाकाव्य दो इन्होंने लिखे, एक तो रघुवंश है और दूसरा आपका कुमार संभव है, ठीक है। ये कालिदास के महाकाव्य हो गए। नेक्स्ट आता है आपका नाटक। नाटक कौन कौन से हैं कालिदास के? एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक। और क्या है? और आपका है मालविकाग्नि मित्रम है और विक्रमो वर्षियम है। देखिए, जो कालिदास है ये चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त, और कौन थे? कुमारगुप्त, इनके टाइम पे थे, ठीक है। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये भारत की पहली रचना है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था, याद रहेगी। नेक्स्ट आते हैं इनके खंड काव्य कौन कौन से हैं। खंड काव्य में आपका मेघदूत आता है, इसके अलावा और कौन सा है? ऋतु संहार आता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका कालिदास के बारे में। मैंने आपको रचना भी बता दी और इन्हें क्या कहा जाता है वो भी बता दिया। नेक्स्ट है शूद्रक। शूद्रक जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनकी रचना क्या है? मृक्षकटिकम है, ठीक है, ध्यान रहेगी। तो मृक्षकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की है। नेक्स्ट आता है आपके सामने अमर सिंह। अमर सिंह जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कोशकार थे। इनकी रचना कौन सी है? अमर कोश है। अमर कोश जो है वो संस्कृत का सर्वाधिक प्रसिद्ध
शब्दकोश है। तो अमरकोश बेसिकली है क्या? एक शब्दकोश है। नेक्स्ट आता है वात्सायन। वात्सायन की जो रचना है वो क्या है? कामसूत्र है। देखिए, आपको जो भी एंशियंट हिस्ट्री की बुक्स है, मैं आपको एक वीडियो में सारी एंशियंट हिस्ट्री की बुक्स करवा दूंगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी। पर अभी जो आपके सामने आ रही है उनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपके सामने आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की अगर बात की जाए तो आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म जो है वो लगभग 476 ईस्वी में माना जाता है। इनकी रचना क्या है? आर्यभट्टियम। ठीक है, भट्टियम है। क्लियर? और आर्यभट्टियम में ही इन्होंने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था? कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती हुई क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है, ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। ठीक, और किसमें बताया? आर्यभट्टियम में बताया था। नेक्स्ट क्या है? जो दशमलव प्रणाली है, इसका विकास किसने किया? ये भी आर्यभट्ट ने किया है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो वैज्ञानिक कारण है वो बताने वाले भी पहले खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं वारामिहिर के बारे में हम। वारामिहिर जो है वो भारत के क्या थे? ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे। ये उज्जैनी से संबंधित है। अब वारामिहिर की अगर रचनाओं की बात की जाए तो बृहत संहिता है, वृत्त जातक है और पंच सिद्धांतिका है। ठीक है, ये वारामिहिर की रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो है ये क्या थे? गणितज्ञ थे। और इनकी रचना क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है, ये इनकी रचना है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का न्यूटन कहते हैं। क्लियर हो गए? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा विज्ञान में यहाँ पे क्या प्रगति हुई है? जो गुप्त काल है यहाँ पर आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा विकास हुआ और आयुर्वेद चरक और सुश्रुत की परंपरा को यहाँ पे आगे बढ़ाया गया था। और चिकित्सा शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? नालंदा था। ठीक है, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम दर्शन की। देखिए, गुप्त काल में कई सारे जो भारतीय दर्शन थे इनकी शाखाओं का विकास हुआ। अब उसमें कौन कौन से थे? सबसे पहले तो बात करते हैं हम न्याय दर्शन की। जो न्याय दर्शन था इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया था गौतम ने। ठीक है, दूसरा है वैशेषिक। वैशेषिक की बात करें तो इसका किया था महर्षि कणाद ने। नेक्स्ट है आपका सांख्य। सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का। सांख्य दर्शन किसका है? कपिल मुनि का है। योग, योग किसका है? पतंजलि का है। योग किसका है? पतंजलि का है। नेक्स्ट है आपका मीमांसा। मीमांसा किसका है? जैमिनी का है। किसका है? जैमिनी का है। और अगला आता है आपका वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जो है वो है आपका बद्रायण का। क्लियर हो गए ये सारे दर्शन? ठीक है, ये सारे दर्शन जो है वो गुप्त काल में ही इनका विकास हुआ था। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या है? बौद्ध और जैन दर्शन का विकास भी गुप्त काल में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका पुराण। जो अधिकांश पुराण है उनका जो वर्तमान स्वरूप है उसका विकास किस काल में हुआ? वो भी हुआ है आपका गुप्त काल में। तो प्रमुख जो पुराण है उसमें कौन कौन से हैं? आपके विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है और ब्रह्मांड पुराण है। ठीक है, ये सारे पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप है इन सबका विकास किस टाइम पे हुआ? ये गुप्त काल में ही हुआ है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपका स्मृतियाँ। स्मृतियों का संकलन और विकास भी किस टाइम पे किया गया? गुप्त काल में ही किया गया है। और कौन कौन सी स्मृतियाँ हैं? एक तो नारद स्मृति है, याकवल्य स्मृति है और बृहस्पति स्मृति है। ये सारी स्मृतियों का जो विकास है वो गुप्त काल में ही किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुप्तकालीन कला और स्थापत्य की। ठीक है, अब गुप्तकालीन कला और स्थापत्य क्या है? ये भारतीय कला और स्थापत्य का क्या कहा जाता है? गुप्त काल स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में क्या हुआ? मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक, मंदिर बनने की परंपरा कहाँ से मिलती है हमें? गुप्त काल से ही शुरुआत होती है।
गुप्त काल में सादगी, संतुलन, आध्यात्मिकता, सौंदर्य और आदर्शवाद का अद्भुत समन्वय हमें दिखाई देता है। जो भारतीय मंदिर स्थापत्य है, इसकी संगठित परंपरा का वास्तविक विकास कब से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। ठीक है, अब देखिए गुप्तकालीन कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक नज़र में फटाफट से। क्या क्या है? एक तो भारतीय शैली का पूर्ण विकास हुआ है यहाँ पे। जो धार्मिक विषय हैं इनकी प्रधानता ज़्यादा थी। ठीक, दूसरा क्या है? मूर्तियों में आध्यात्मिक भावों का प्रदर्शन है। और नेक्स्ट क्या है? मंदिर निर्माण का जो प्रारंभिक उत्कर्ष है वो यहाँ पर मिलता है हमें। चित्रकला का विकास हुआ है। दूसरा क्या है? धातु कला में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया। अब धातु कला में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया है, ये हमें किस चीज़ से प्रमाण मिलता है? मेहरौली के लौह स्तंभ से मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है? स्थापत्य में ईंट और पत्थर दोनों का उपयोग किया जाने लगा। ये सारी विशेषताएं किसकी थी? गुप्त काल की थी। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है? अब देखते हैं गुप्तकालीन जो मंदिर स्थापत्य था ये क्या था। एक तो गुप्त काल में पहली बार क्या स्वतंत्र रूप से खड़े पत्थर और ईंटों के मंदिरों का व्यापक निर्माण शुरू हो गया था। और इसी काल में जो मंदिर थे इनकी कौन सी नागर शैली की आधारशिला रखी गई थी। क्लियर है? अब देखते हैं हम गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। पहली जो है वो है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कहाँ पर है? ये है आपका ललितपुर यूपी में। फिर है भितरगांव मंदिर। भितरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में। कानपुर, ये भी यूपी में। और ये जो है वो ईंटों का बना प्राचीनतम शिखर युक्त मंदिर है। कौन सा? भितरगांव मंदिर। नेक्स्ट है आपका तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो है आपका जबलपुर में। और जबलपुर कहाँ है? एमपी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये कहाँ है? ये है भुमरा में। भुमरा, और ये कहाँ है? एमपी में, भुमरा। नेक्स्ट है भुमरा का शिव मंदिर। अब भुमरा का शिव मंदिर भुमरा के नाम से ही ध्यान रखिए कहाँ होगा? एमपी में होगा। सांची का मंदिर संख्या 17। ठीक, ये है गुप्तकालीन ही है। इसके अलावा कुछ मंदिर और भी हैं जिनको मैं बताती हूँ। वो है आपका मुकुंद दर्रा मंदिर। मुकुंद दर्रा मंदिर ये आ जाएगा आपका कोटा, राजस्थान में। ठीक, दूसरा है आपका एरड़ का विष्णु मंदिर। एरड़ का विष्णु मंदिर ये कहाँ पर है? ये है आपका सागर, एमपी में। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके गुप्तकालीन जो मंदिर थे वो कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे और इनको याद कर लेंगे। इसके अलावा आता है आपका गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है। गुप्तकालीन मूर्ति कला भारतीय कला का सर्वोच्च विकास मानी जाती है। अब मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? एक तो आपका मथुरा था, सारनाथ था, और क्या था आपका? पाटलिपुत्र था। ये तीनों केंद्र जो थे वो मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट आता है आपका गुप्तकालीन जो चित्रकला है। चित्रकला का सबसे जो बेजोड़ उदाहरण मिलता है वो हमें कौन सा मिलता है? अजंता की गुफाओं का मिलता है। जो अजंता की गुफाएं हैं वैसे इनका निर्माण जो है कई सारे कालों में हुआ है, मतलब अलग अलग राजाओं के अंडर में हुआ है। लेकिन जो अधिकांश प्रसिद्ध चित्र हैं वो किस किस के टाइम के हैं? एक तो गुप्त काल के हैं और दूसरा आपका वकाटक काल से संबंधित है। तो जो फेमस चित्र हैं किसके? अजंता की गुफाओं के। ये दो के टाइम के सबसे ज़्यादा हैं। कौन कौन से? गुप्त काल के टाइम के हैं और वकाटक काल के हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम अजंता की गुफाओं की। अजंता की गुफाएं हैं कहाँ? बेसिकली औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे 30 गुफाएं हैं। ये बौद्ध, चैत्य और विहार थे। देखिए चैत्य और विहार यहाँ मैं नहीं बताऊंगी, मैंने जो बौद्ध वाला करवाया था चैप्टर उसमें आपको डिटेल में बताया है कि चैत्य किसे कहते हैं, विहार किसे कहते हैं, तो आप लोग वहाँ से कर लेंगे। इसके अलावा भित्ति चित्र जिसे फ्रेस्को कहते हैं जैसी तकनीकों का इसमें यूज़ किया गया है। इसमें क्या मिलता है? जो अजंता की गुफाएं हैं जातक कथाओं का चित्रण है और बुद्ध के जीवन की घटना है।
इसमें हमें मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी बाघ की गुफाएं। ठीक, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? ये हैं धार एमपी में। अब इनकी विशेषताएं क्या है? एक तो ये बौद्ध गुफाएं हैं। भित्ति चित्र देखिए, जो भी गुफाएं हैं उनमें भित्ति चित्र तो प्रमुख विशेषता होगी। ठीक, दूसरी क्या है? ये अजंता शैली का इस पर प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका धातु कला। धातु कला की अगर बात की जाए तो धातु कला मैंने आपको बताई, गुप्तों की जो धातु कला थी वो बहुत विकसित थी। ठीक है, इसमें सोना, चांदी, तांबा और लोहे का उत्कृष्ट उपयोग हुआ है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? मेहरौली का लौह स्तंभ माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? एक तो देखिए ये दिल्ली में है और इसकी विशेषताएं क्या है? लगभग ये 7 मीटर ऊंचा है। कितना है? 7 मीटर ऊंचा है और 6 टन का भार है इसका। जंगरोधी लोहा यूज हुआ। देखिए उस टाइम पे जंगरोधी लोहा यूज किया जा रहा था और ये आज भी सुरक्षित है। तो धातु कला इनकी विकसित हुई ना। ठीक है, और क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित इसमें अभिलेख है। ठीक है, ये भारतीय धातु कला की क्या है? सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। तो मैंने आपको गुप्त काल के प्रशासन के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब मैंने आपको पूरा गुप्त काल करवाया, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, ठीक है, या उनके शासकों के बारे में डिटेल में करवा दिया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।